हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज इस क्विक रिवीजन सीरीज की कारवां की सबसे अंतिम कड़ी है। आज हम देख रहे हैं 38th क्विक रिवीजन सीरीज। आज ये एनसीईआरटी का कारवां जो 1 नवंबर 2018 से चल रहा था, आज ये जाकर थम रहा है, जिसमें हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले 37 क्विक रिवीजन सीरीज सक्सेसफुली आपको बिट्स फॉर बायोलॉजी चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे और आज सबसे आखिरी है। इसके बाद क्या होगा मैं सबसे वीडियोस के लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हम आगे 1 महीने जो हमारे एग्जाम में बचे हैं, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, 6 से 7 पेज का ये चैप्टर है और यहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की कौन से लाइन को वेटेज दिया जाता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एनसीईआरटी में तो आप जानते ही हैं, 2 हाइलाइटर्स का मैं यूज करता हूं। एक तो रेड हाइलाइटर, जिनसे मैं वो चीजों को अंडरलाइन करता हूं जो पिछले सालों एग्जामों में पूछे गए थे, और येलो हाइलाइटर, जिनसे मैं वो चीजों को अंडरलाइन करता हूं जो एग्जामों में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही लंबा। अगर मैं कभी से डिटेल में पढ़ाने का मौका मिला तो जरूर डिटेल में पढ़ाऊंगा। बायोटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफी अगर आगे टाइम मिला अगले सेशन के लिए तो काफी बताऊंगा। और इस सेशन तो मेरा टारगेट है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आज 10,000 से ज्यादा लोगों का परिवार बन चुका है बिट्स फॉर बायोलॉजी, तो सारे बच्चे जो भी सब्सक्राइबर हैं सारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। दुआएं तो मेरी यही है भगवान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस आखिर यूज कहां कहां किए जाते हैं। काफी अच्छा यूज है दोस्तों, डायग्नोस्टिक में अच्छा यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में अच्छा यूज किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, फूड प्रोसेसिंग में, बायोरिमिडाइजेशन में, थेरापॉटिक्स में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में। तो इतना सारा यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, बात तो गजब की है। तो क्यों ना एप्लीकेशन भी हम देखें, वो एप्लीकेशन चल कैसे रही है। 3 ऑप्शन जिससे हमने सोचा हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, जो भी एग्रोकेमिकल्स थे जिसको हम बेस्ड थे एग्रीकल्चर पे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, तो इनसे क्या होता है हम बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर को। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में ऊपर बेसिक सी चीजें, इनसे क्वेश्चन कभी नहीं बन सकते। वो मैंने बेसिक सी चीजें जो हाईलाइट की हैं, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए ही। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है, जो हम चैप्टर नंबर 9 बात किए हैं फूड प्रोडक्शन के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग में, उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वो तो आप जानते ही हैं, जो नॉर्मल चीजें चल रही होती हैं। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स, जिनके जीन हमने अल्टर कर दिए, जिनके जीन को हमने मैनिपुलेट कर दिया, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जीएमओ बोलेंगे। इसके बाद जो भी जीएम प्लांट्स होते हैं हमारे लिए काफी अच्छे यूजफुल हैं, उनका काफी अच्छे यूज किया जाता है। जैसे कि यहां पर 5 यूज बता रखे हैं एनसीईआरटी ने। सबसे पहला यूज, हमने क्रॉप्स को इतना टॉलरेंट बना दिया, इतना रेसिस्टेंस झेलने के लिए बना दिया कि कोई भी एबायोटिक स्ट्रेस को, चाहे कहीं ठंड पड़ रही हो, चाहे कहीं सूखा का कंडीशन हो, चाहे कहीं सॉल्टी एरिया ना रही हो, चाहे कहीं हीट बहुत ज्यादा हो, हर एक कंडीशन में वो क्रॉप सर्वाइव कर पाए, ऐसी ही चीज को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर देना। इसके बाद हमने भरोसे हटा दिए कि भरोसा नहीं रखना आप केमिकल पेस्टिसाइड पे, तो इस चीज को बनाया गया जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से। इसके बाद हमने रिड्यूस किया जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जब काटते हैं किसी भी फसल को उसके बाद जो भी लॉस होते हैं उसको हमने रिड्यूस किया। इसके बाद हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी मिनरल यूज का, प्लांट में ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स का यूज हो सके। इसके बाद सबसे जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है आपके पास, हमने फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ही बढ़ा दी। गोल्डन राइस में विटामिन ए को हमने इनरिच कर दिया, इसके अलावा बीटा कैरोटीन मिला दिया, इसके चलते इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। इसके बाद हम बात करते हैं बीटी के बारे में। तो बीटी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बीटी टॉक्सिन के नाम से यूज किया जाता है, जिसको एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इसी के नाम पे पड़ा बीटी। बहुत सारे एग्जांपल हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, और ये सब एग्जांपल हैं। इसके अलावा टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन वगैरह काफी यूज इनका किया जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे और भी इसके स्कोप बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो काफी एनसीईआरटी तो बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी है, तो आज इसमें काफी बदलाव हुए हैं। इसके बाद बीटी कॉटन की बात करते हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटी कॉटन, कुछ स्ट्रेन हैं बीटी के जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, जो कि इंसेक्ट को किल करने में काम आते हैं। कौन कौन से इंसेक्ट को मारेंगे ये, उसमें कुछ शामिल है इंसेक्ट, जैसे कि लेपिडोप्टेरॉन्स ये शामिल हैं। इसमें आते हैं टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म। इसके बाद कोलेप्ट्रॉन्स जिसमें बीटल्स आते हैं। इसके बाद डिप्टेरन्स आते हैं, फ्लाइज और मॉस्किटोज। बीटी जो है एक प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। एक पार्टिकुलर फेज जो होता है उसके ग्रोथ का, उसमें एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब शुरू में देखिए चलता कैसे है प्रोसेस, ये समझिएगा। जो टॉक्सिन प्रोटीन है, जिसको इनएक्टिव टॉक्सिन्स बोला जा रहा है, उसका इंजेक्शन कौन करेगा, टॉक्सिन वाला, जो एक्टिव वाला पार्ट रहेगा। मींस टॉक्सिन का इंजेक्शन कोई एक्टिव वाला पार्ट कर चुका। अब इससे क्या होगा, जो भी इंसेक्ट होगा उसका गट क्या होगा, अल्कलाइन पीएच का हो जाएगा। अब उसके बाद बाइंडिंग चलेगी, जो भी उसका मिड गट एपिथेलियल सेल था उसके सरफेस से, उसमें क्या होगा, पोर का क्रिएशन होगा, इससे इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बीटी टॉक्सिन जो है इंसेक्ट ग्रुप के लिए ही स्पेसिफिक होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके आगे हम क्राइजीन की बात करें। अब जो चॉइस है हमारा जीन का, किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, जो टारगेटेड पेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि बीटी टॉक्सिन्स आपको मैंने बताया इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। जो टॉक्सिन होते हैं वो कोड किए जाते हैं क्राइजीन से, जीन का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन इन कोड जो होते हैं वो किए जाते हैं जीन, जो क्राई एक होता है, एक क्राई होता है और एक क्राई सेकंड ए बी होता है, जो कंट्रोल करता है किसको, तो कॉटन बॉलवर्म को पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और जो क्राई 1 ए बी है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के काम आता है। तो जो भी चीजें इसमें अंडरलाइन की गई हैं वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हमने तैयार किया, जिससे फ्लेवर सेवर मींस फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी जो कि मार्केट तक पहुंच पाया। तो इसकी बात करेंगे यहां पे। अब जानते हैं बहुत सारे जो सेवरल नेमाटोड्स होते हैं, पैरासाइट, जो प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करते हैं। इसके चलते क्या होता है, एक नेमाटोड होता है जिसका नाम है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, वो टोबैको प्लांट्स के रूट को अफेक्ट करता है और उसके चलते इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है टोबैको प्लांट्स की वो काफी कम हो जाती है। तो इस इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक आरएनआई लाया गया, आरएन इंटरफेरेंस लाया गया, इस स्ट्रेटजी को इसमें अडॉप्ट किया गया। आरएनआई कैसा मेथड है, तो ये सेलुलर डिफेंस का मेथड है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इस मेथड में आखिर किया क्या जाता है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो होता है किसी भी डीएनए में, जो कि प्रोड्यूस करता है सेंस और एंटी सेंस आरएनए होस्ट प्लांट में, उसको इंट्रोड्यूस इसमें करवाया जाता है। इस मेथड में कुछ स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि पैरासाइट जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट में। इसके अलावा वो कैसे सीक्वेंस चलता है वो आप समझिएगा, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैं बताता हूं आपको। सब कुछ मैंने जो बेसिक्स थी वो बता ही दिया है। सबसे पहले जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है एमआरएनए का ट्रांसलेशन ना हो पाए। एक सेलुलर डिफेंस का मेथड है, अब तो आपने समझ ही लिया। हमने सबसे पहले क्या किया, डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कराने का काम किया। अब इससे फॉर्मेशन हुआ सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड का किसी भी होस्ट सेल में। उसके बाद फॉर्मेशन हुआ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का। इसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस का इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद एमआरएनए है उसका साइलेंसिंग हमने करवा दिया, मींस प्रिवेंट हमने किया एमआरएनए के ट्रांसलेशन को। तो आरएनएआई एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि जिससे हम जो भी टोबैको प्लांट्स के रूट में ये इन्फेक्शन चल रहा था उसको हम प्रिवेंट कर पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे ये रूट्स में प्रॉब्लम आई हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बात करते हैं मेडिसिन में। तो मेडिसिन में अगर हम बात करें तो जो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापॉटिक्स हैं जो पूरी दुनिया ने तैयार किए, इसमें 12 ही ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन इंसुलिन एक फर्स्ट मैन मेड हार्मोन था जो कि एली लिली और अमेरिकन कंपनी ने तैयार किया था। तो 1983 की बात है ये। तो ह्यूमुलिन जिससे बोला जाता है, ये सबसे पहला फर्स्ट मैन मेड हार्मोन था। तो इसकी बात करते हैं हम। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन के बारे में कुछ मैं आपको बेसिक सी चीजें बता दूं। जो इंसुलिन होता है वो 51 एमिनो एसिड के साथ बना होता है, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन शामिल होते हैं।
इनका लिंकिंग किससे होगा? तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से इनका लिंकिंग होगा। मैमल्स में इंसुलिन जो है एक प्रो हार्मोन के तौर पे सिंथेसाइज किए जाते हैं मैचुरेशन में, जहां सी पेप्टाइड को हटाया जाता है और इसलिए जो सी पेप्टाइड है वो एब्सेंट होते हैं मैच्योर इंसुलिन में, आपको पता ही होगा। मेन चैलेंज क्या रहा है इंसुलिन के प्रोडक्शन में, यही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आरआरएनए टेक्निक का जो इस्तेमाल था, क्योंकि इंसुलिन को हमें असेंबल करना पड़ रहा था एक मैच्योर फॉर्म में, तो ये काफी इसके लिए चैलेंजिंग वाला पार्ट था। एली लिली कंपनी मैंने आपको बता ही दिया, तो यहां से वो चीजें पूछी जाती हैं। इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए यूज किए जाते हैं, सबसे पहले स्लॉटर कैटल और पिग्स जो होते हैं उनके पैनक्रियास से हमने सबसे पहले निकाला, क्योंकि मैमल्स वाले पार्ट हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले ह्यूमन पे नहीं की जाती, पहले कुत्ते पे, मंकी वगैरह पे की जाती, जो भी मैमल्स के पार्ट होते हैं, क्योंकि सब में हमारा एक जैसा ही होता है। तो ये याद रखिएगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जिसको दिया गया वो एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 की बात है, जो कि ADA डेफिशिएंसी से जो पीड़ित थी, सफरर थी, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है, याद जरूर रखिएगा। अब बात आती है कि जो लड़की पीड़ित थी या कोई भी अगर बीमारी रहा हो, किसी को भी अगर कोई बीमारी रहा हो, तो इसको कैसे हम क्योर करें? क्या कोई ट्रीटमेंट है? तो कंप्लीटली क्यूरेटिव मेथड भी है और परमानेंट क्योर मेथड भी है। तो क्यों ना सबसे पहले हम बात करें कि जो कंप्लीटली क्यूरेटिव मेथड नहीं है। जो कुछ चिल्ड्रन होते हैं जिनमें एडीए डिफिशिएंसी होता है, अगर ज्यादा हद तक नहीं है तो हम इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से तो क्योर कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होगा। और जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी से हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए परमानेंट क्योर। तो क्यों ना हम इसे परमानेंट क्योर कर दें। परमानेंट क्योर कैसे करेंगे हम? तो हमने बोन मैरो सेल से कुछ जीन को हमने आइसोलेट किया जो कि प्रोड्यूस करता था एडीए, जो एडीए का बात कर रहे हैं हम, एडेनोसिन डीएमिनेज का, उसको, और उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये चीज होती है परमानेंट क्योर होता है ऐसे। तो परमानेंट क्योर के बारे में तो ज्यादा तो नहीं बता रखा है एनसीईआरटी में, तो जैसे है परमानेंट क्योर भी आप याद रखिएगा और कंप्लीटली क्यूरेबल मेथड दोनों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्ली डायग्नोसिस के बारे में। जो भी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस चल रहा है किसी भी चीज का, हम पहले ही क्यों ना कर लें। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें पीसीआर और एलिसा का यूज होता है अर्ली डायग्नोसिस में। अगर वेरी लो कंसेंट्रेशन है किसी भी बैक्टीरिया और वायरस का, अगर हमें उसे डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें एम्प्लीफिकेशन कराना होगा किसी भी न्यूक्लिक एसिड का। किससे कराओगे एम्प्लीफिकेशन? तो पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से हमें करवाएंगे। तो ये आप कुछ याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर होता है और एलिसा होता है। एलिसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन से हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा ली। इसके बाद पीसीआर है। पीसीआर को यूज किया जाता है जो भी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट होते हैं उनको डिटेक्शन में। पीसीआर का और भी काफी अच्छा यूज है, अगर हमें कोई सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट है, उसमें हमें किसी जीन को डिटेक्ट करना है, तो म्यूटेशन वहां के हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहां पर भी हम इसका अच्छा यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब जो एलिसा है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे वो चीजें बेस्ड होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आखिर होते क्या हैं? कोई भी एनिमल जिनमें जो डीएनए था उसको मैनिपुलेट कर दिया गया और उसमें एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को इंक्लूड कर दिया गया, और उसी चीज को ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है। आज हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत सारे हैं, जिनमें ट्रांसजेनिक रैट शामिल हैं, रैबिट शामिल हैं, पिग्स हैं, शिप्स हैं, लेकिन इसमें जो 95% हैं वो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं, चूहे होते हैं। इनको क्यों डेवलप किया जाता है? तो हम कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ सके, हम कोई भी डेवलपमेंट कैसे चल रहा है उसका हम स्टडी कर पाएं। इसके बाद कौन सी बीमारियां हो रही हैं उनका स्टडी कर पाएं। इसके अलावे कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या पैदा हो रहे हैं और उससे हम बना भी सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, बात है 1997 की, सबसे पहले रोजी जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस किया करती थी, जिसमें मिल्क में काफी प्रोटीन होता था। 1 लीटर में लगभग 2.4 ग्राम प्रोटीन लगभग इसमें बढ़ाया गया। इसके बाद अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ये भी एक टाइप का यहाँ पे था न्यूट्रिशन वाला पार्ट, तो इस टाइप का पार्ट है। और एक था एम्फाइसेमा के बारे में हम बात करते हैं, जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो ये सब ह्यूमन प्रोटीन के तौर पे यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, जो कि एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए। और भी बहुत सारे हैं, पीकेयू जो होता है फिनाइलकीटोनुरिया, उसको ट्रीटमेंट के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीटमेंट के लिए, ये सब का यूज किया जाता है।
इसके बाद वैक्सीन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। कोई भी ट्रांसजेनिक मिल्क जो कि पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, वहां पर वैक्सीन सेफ्टी की भी बात करते हैं और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की भी बात करते हैं। इसके अलावा बात करें बायो एथिकल इशू के लिए, इसमें क्या हुआ, कुछ इंडिया से रिलेटेड इसमें चीजें आई एथिकल इशू में। सबसे पहले मैं आपको एथिकल इशू के बारे में बताऊं, इसके रिगार्डिंग आप जीएएस याद रखेंगे, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि जीएम रिसर्च, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उसका रिसर्च को वैलिडिटी देने का काम करती है, और कोई भी सेफ्टी हमें बरतना है पब्लिक सर्विसेज में उसकी भी यहां से लेनी पड़ती है अप्रूवल। तो एथिकल इश्यूज से कुछ रिगार्डिंग है। अब इसके बाद कुछ हम बात करते हैं बायोपायरेसी के बारे में, जो बायोपायरेसी आपसे पूछी भी गई है। हमारे इंडिया में एक एस्टिमेशन के अनुसार 2 लाख से ज्यादा वेराइटीज हमारे पास राइस के हैं इंडिया में, ठीक है। अब एक बायो पेटेंट होता है। बायो पेटेंट क्या होता है, कोई भी हमने बायो रिसर्च हमारे पास है, हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उसका पेटेंट करवाना होता है। एक यहां पर बात करते हैं बायो पेटेंटिंग की, जिसमें बासमती चावल के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं हमारे इंडिया में 2 लाख से ज्यादा वेराइटीज हैं राइस के। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी का पेटेंट हो गया जिसने बासमती राइस का पेटेंट करवाया। यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से इसने पेटेंट करवा लिया। बड़ा ही दिक्कत का बात था। और भी अदर प्लांट्स जो थे तो इसको बायोपायरेसी के अंदर लाया गया, क्योंकि एक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक पेटेंट करवा लिया गया ऐसे बायो रिसोर्स का जो हमारे इंडिया बहुत सालों से जिसको प्रोड्यूस करता रहा है। तो काफी गलत हुआ ये हमारे इंडिया के साथ। तो कॉम्पेंसेटरी पेमेंट वगैरह दिया जाता है। कोई भी देखो, बायोपायरेसी सिंपल सा मैं अगर बताऊं बायोपायरेसी क्या होता है, सिंपल से समझना आप। कोई भी हम बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, कोई भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर यूज करती हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के किसी भी कंट्री या किसी भी लोगों से लिए हुए अगर उसको कोई पेमेंट तक नहीं देती, इसी चीज को बोला जाता है बायोपायरेसी बोला जाता है। इसमें 2 केस थे। एक तो 1997 की बात है। 1997 में जो अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट लिया बासमती राइस का, उसके बारे में है। और एक ब्राजील प्रोटीन है जो कि वेस्ट अफ्रीकन प्लांट है, जिसको पेटेंट ले लिया यूएस से। तो ये से ऐसा करता रहता है हमेशा। तो ये कुछ बायोपायरेसी से रिलेटेड बातें थी। तो बासमती वाला तो आता रहता है क्वेश्चन, बायोपायरेसी भी आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अब जो भी इंडस्ट्रियल नेशन होते हैं वो फाइनेंशियली तो रिच होते हैं, लेकिन बायोडायवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में वो पुअर होते हैं, आपको मानना पड़ेगा ये, जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। लेकिन जो भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं वो पुअर फाइनेंशियली जरूर हैं, लेकिन उनके पास बायोडायवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज गजब की है। तो ये सब कुछ बातें थी इसके बारे में। और दोस्तों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हुआ। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी का आखिर होता क्या है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। तो आज ये हमारा 38th क्विक रिवीजन सीरीज ये कंप्लीट होता है। अब आगे क्या मैं करने जा रहा हूं आपके लिए, जो आपका 1 महीना आपके पास बचा है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्विक रिवीजन सीरीज। तो स्टार्ट खत्म हो गई पूरा का पूरा। जो भी क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज मैंने नहीं कराया, क्योंकि क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक का करवाया है, 11th सारा कंप्लीट है, 12th के शुरू के 4 चैप्टर कंप्लीट हैं, बाकी बचते हैं 12 चैप्टर। तो जो भी 12 चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, जो भी लाइन डायग्राम हैं, जो भी चार्ट्स हैं, मैं उनको आपको वीडियो के थ्रू देता चला जाऊंगा। इसके बाद एनसीईआरटी में जो भी करेक्शन आई है, तो टोटल 10 यूनिट हैं, तो यूनिट वाइज मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी करेक्शन आई है आप एनसीईआरटी एक बार देख लेना पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूंगा, आपको एनसीईआरटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप डाइवर्सिटी है, पहला यूनिट डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी है और एनिमल डाइवर्सिटी दोनों इंक्लूडेड है। तो वो 4 चैप्टर में मेजर चेंजेस क्या आए हैं जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना और एग्जाम में चले जाना। तो आपको कोई नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी नहीं करनी है, सारा मैं एक जगह दे दूंगा। इसके बाद हम ये 1 महीने करने क्या जा रहे हैं, आपको पता है, जैसे आज की जो तारीख है वो 3 अप्रैल है। तो 3 अप्रैल, तो आने से आगे आने वाले टाइम से क्या करने जा रहा हूं, जो भी इवेंट वाले डेट होंगे, जैसे 4 अप्रैल है, 6 अप्रैल है, 8 अप्रैल है, तो इस समय जो भी इवेंट वाले डेट होंगे टिल 30 अप्रैल, तो इसमें हम बात करेंगे PYQ सीरीज के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। हम पिछले साल भी नहीं लगाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, सारे बच्चे यही करते हैं, तो इस साल तो लगा कर जाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। खुद से तो नहीं लगाओगे, मुझे भी पता है, मुझे कराना है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। जो भी क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, मैं एक एक कर एग्जामिनर की क्या माइंड है, कैसे एग्जामिनर सोचता है, कैसे ऑप्शन सेट होते हैं, क्या कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। इवेंट वाले डेट में मैं 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, ऐसे।
तो ऐसे हमारा वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो ऑड वाले डेट हैं उस दिन 2 वीडियोस आएंगी, एक दो वीडियोस आएंगी, उससे रिलेटेड 2 टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी करेक्शन कहां पे हुई है और एनसीईआरटी के जो भी नोट्स हैं जो मैंने आपको नहीं दी क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, तो जरूर इस आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे कनेक्ट रहिए नीट तक, फिर कॉलेज तो श्योर है, मिलना तो श्योर है कॉलेज, फिर मैं आपसे जब मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ तो अब मुझे याद करना, बहुत ज्यादा खुशी होगी। और कंट्रीब्यूट करना प्लीज ना भूलें, क्योंकि कंट्रीब्यूट अगर आप करते रहिएगा तो आगे आने वाली वीडियोस और अच्छी होती चली जाएंगी, कंटेंट और अच्छा होता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैटर में जोड़ता चला जाऊंगा, वीडियोस की क्वालिटी और अच्छी होती चली जाएगी। तो कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए, 10 रुपए कोई बहुत बड़ी बात तो होती नहीं है। तो बार बार हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लार्ज क्वांटिटी में बहुत दोस्तों के पास शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।